नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर एक बार फिर से आपका मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले लगातार कई वीडियोस से हम लोग पॉलिटेक्निक से संबंधित मॉडल पेपर देख रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं ये आपको बहुत पसंद आ रहे हैं। आपके कमेंट से ये पता चल रहा है आप और भी ज्यादा मॉडल पेपर की बातें कर रहे हैं डालने की, लेकिन ये हमारा अंतिम पड़ाव है क्योंकि आपके एग्जाम्स की डेट आ चुकी है। तो आज हमारा ये अंतिम किस्त है, तीसरा मॉडल पेपर मैथ का, और फिर प्रयास होगा आज रात तक आपको तीसरा इसका पार्ट भी खत्म करें और साथ में तीसरा मॉडल पेपर फिजिक्स का भी दे दिया जाए। तो आइए बिना बातों को ज्यादा इधर उधर की करने के बजाय हम अपने मुद्दे पर आते हैं और प्रारंभ करते हैं आज का पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि log 2 का मान यदि log 2 का मान हमारा है 0.3010 और log 3 का मान अगर होता है 0.4771, तो log 6 के पावर 20 में कितने अंक होंगे? ठीक है, कितने अंक होंगे? जरा ध्यान दें, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। अगर मैं आपसे पूछूं log 10 का मान क्या होता है तो आप बताएंगे सर 1, और log 100 का अगर पूछूं तो आप बताएंगे 2। अगर log 1000 का पूछूं तो आप जानते हैं log 1000 का मान कितना होता है? 3। अब जरा आप अंडरलाइन करिएगा, अगर आप गौर करें तो यहाँ 4 अंक था और इसका परिणामी 3 आया। ये 3 अंक का था, इसका परिणामी यहाँ 1 आया। तो यहाँ पर अगर हमने 2 अंक लिया तो परिणामी 1 अंक में आया, यानी कि यहाँ जितना भी अंक होगा, ठीक है, उसका यहाँ जो अंक आएगा वो हमेशा एक छोटा। उल्टे तरफ से देखें, अगर वो 3 है तो इधर आने पर हमारा 3 एक 4 अंक, 2 एक 3 अंक, एक और एक 2 अंक। अगर कोई आ रहा 20.134 लाग लगाने पर किसी राशि का, तो हम ये कह सकते हैं ये 21 अंकों की संख्या है, ऐसे समझिएगा। अगर कोई आ रहा है 43.14 और मैंने पूछा है लॉग भी लिखा है, तो इसका मतलब ये कितने अंकों की संख्या है? जवाब होगा सर 44 अंक, यानी कि एक अंक हम बढ़ा सकते हैं। तो हम अगर किसी संख्या के अंकों के बारे में जानना चाहें तो ये अच्छी विधि होगी, सिंपल विधि होगी, क्योंकि 6 को हम 20 बार गुणा करें, सॉरी लॉग नहीं है ये, 6 के बाद घाते 20 में कितने अंक होंगे, तो हम वहां पर क्या करेंगे, आराम से यहाँ पर लॉग लगा देंगे और पता करेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो लॉग 6 के पावर 20, फॉर्मूला बनेगा लॉग m के पावर n, तो ये n आगे आ जाएगा, हमारा हो जाएगा 20 लॉग 6। और लॉग 6 की वैल्यू कितनी हो जाती है? जवाब है सर 2 गुणे 3, क्योंकि 6 का मुझे डायरेक्टली पता नहीं है तो 2 तिहाई 6 लिखा। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा log m गुणे n, आप सभी जानते हैं मान होता है log m प्लस log n। अब बताइए यहाँ पर 20 में हम क्या कर रहे हैं, अंदर log 2 की वैल्यू रख दें 0.310, log 3 की वैल्यू ले लें 0.4771 और इनको आपस में जोड़ दें। 1 7 1 8 7 4 3 7, 0.7781 में 20 का गुणा, एक जीरो आगे लगाया, फिर 2 1 में 2, 2 अट्ठे 16, 2 7 14 1 15, 2 7 14 1 15, और कै अंक पर? 4 अंक पर, तो 1 2 3 4 15 दशमलव समथिंग आ रहा है। मेरे लिए 15 इंपॉर्टेंट है, इट एम्प्लाइज 15 में 1 बढ़ा दिया। आंसर होगा सर 16 अंक की संख्या होगी कौन? जवाब है सर 6 के पावर 20। कितना आएगा नहीं मालूम, लेकिन अंक उसमें कितने होंगे? 6 के, उसमें अंक कितने होंगे? 16। अगला सवाल, यदि log a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 14ab हो तो log a प्लस बी बाई 4 की वैल्यू क्या होगी? अब यहां पर हमें सोचना ये है, सॉरी, यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 14ab हो तो log a प्लस बी बाई 4 की वैल्यू क्या होगी? आप गौर करिए, इन दोनों में कुछ लिंक खोजिए। हम कहेंगे सर जी यहाँ a प्लस बी है, यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो बहुत ही सिंपल सी सर लिंक दिख रही है हमको। हम एक काम कर सकते हैं, इस तरफ अगर 2ab जोड़ दें और उधर भी 2ab, तो मान तो नहीं गड़बड़ाएगा, बल्कि ये दे जाएगा हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 14 और 2 मिलकर 16ab, और यहां से अगर स्क्वायर हटाते हैं तो a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा? अंडर रूट 16ab, तो 16 का 4 और ये अंडर रूट ab। ठीक है, अब ये वैल्यू उठाकर अगर हम वहां रखते हैं तो हमारे साथ काम बन जाए। दिया log a प्लस, ऊपर लिख लेते हैं, हमें सवाल दिया है log a प्लस बी बाई 4, तो हम कह सकते हैं सर log a प्लस बी की जगह हमारा आ जाएगा 4 अंडर रूट ए बी बाई 4। 4 से 4 काटेंगे और कहेंगे सर ये हो गया log ए बी के पावर में 1/2, ये आगे आ जाएगा।
अब हम इसे लिख सकते हैं 1/2 log AB। अब ध्यान दीजिएगा, ये log AB को हम क्या लिख सकते हैं, जवाब होगा सर log m इंटू n होता है log m प्लस log n। तो आंसर आ गया हाफ log A प्लस log B। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट और बढ़िया सवाल है। एक व्यक्ति के पास कुछ गाय तथा मुर्गियां, कितनी गाय कितनी मुर्गियां नहीं मालूम मुझे, यदि उनके पैरों की संख्या, ध्यान दीजिएगा गाय तथा मुर्गी हैं, ठीक है, केवल शॉर्ट में लिख देता हूं, गाय तथा मुर्गी हैं और पैरों की संख्या हमारे पास दिया है, पैरों की संख्या 140 और सिरों की संख्या केवल 40। तो पूछ रहा है कितनी गाय तथा मुर्गियां हैं। अब चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास x गाय हैं, ठीक है। तो ये बताइए अगर x गाय हैं तो उनके पैर कितने होंगे और उनके सिर कितने होंगे। तो जवाब होगा सर एक गाय के 4 पैर होते हैं, अगर x गाय हैं तो पैरों की संख्या 4x, सिर तो एक ही होता है तो जितनी गाय उतना सिर, x है हमारे पास गाय तो x सिर। ऐसे ही अगर हम मुर्गियों की बात कर लें और हम मान लें कि y मुर्गियां हैं हमारे पास, ठीक है, तो यहां पर कहेंगे सर जी इनके पैर कितने और इनके सिर कितने। तो देखिए एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं और हमारे पास वाई मुर्गी, अगर वाई मुर्गी है एक पैर, मुर्गी के 2 पैर तो 2 मुर्गी के 2 दूना 4, 3 के 2 तिहाई 6, 4 के 2 चौका 8, वाई के 2 इंटू वाई। और सिर की बात कर लें तो यहाँ पर ध्यान दीजिए हर जितनी मुर्गी उतने सिर, तो वाई मुर्गी वाई सिर, ठीक है। अब यहां से आप आराम से पूछिए जरा पैरों की संख्या, क्या लिखा, पैरों की संख्या, यानी कि गाय और मुर्गी मिलाकर होगा ये। गाय के कितने पैर 4x, मुर्गी के 2y, तो 4x प्लस 2y बराबर 140। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर कहता है सिरों की संख्या, तो चलिए सिरों की संख्या पर आ गए, सिरों की संख्या। अब यहाँ पर बोले इसके सिर कितने गाय के x और मुर्गी के y, तो x प्लस y बराबर क्या हो गया 40। इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे और x y का मान निकाल लेंगे बड़े ही आराम से, ठीक है। ध्यान दीजिए इसमें एक ये रैखिक समीकरण है हमारा, तो ये आराम से सॉल्व हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इनके गुणांक बराबर कर लें, इसमें 2 का गुणा कर लें, इसमें 1 का, तो ये आ जाएगा 2x 2y, ऊपर से घटा देनी चाहिए, पूरा कटा 4 में से 2 गया 2x और 140 में से 80 गया, तो मैं समझता हूँ 40 और 20 60 बचा, x से काट दीजिए, आंसर है 30। और यही मान उठाकर अगर 2 में रख दें तो 2 से कहेंगे सर जी x प्लस वाई बराबर 40 है, x की जगह 30 धन y बराबर 40, तो y बराबर कितना आ गया 10, ठीक है। y क्या दर्शा रहा है, मुर्गियां, तो मुर्गियां 10 है, x क्या दर्शा रहा है, गाय, गायों की संख्या कितनी है 30 है। तो उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा सवाल। हमने अपने 3 मॉडल पेपर्स में कोशिश किया कि आपको हर तरीके के सवाल मिल जाएं, ठीक है, और आपको एग्जामिनेशन में अच्छा कॉन्फिडेंस रहने देखने के बाद। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 10 15 25 से कट जाए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो जवाब हुआ सर ये होता है हमारा 9999। अब मामला ये है कि वो 4 अंक की होने के साथ साथ इनसे कटना भी चाहिए, तो इन तीनों से कटने वाली पहले संख्या पता कर लें, और इसका मतलब ये होगा कि इनसे कटने वाली संख्या इनका क्या होगा लसापा। तो 10 15 25 का लसापा निकाल लेते हैं। बोली 5 से सब कटेंगे, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 पचे 25। फिर एक बार और 5 से काटिए, एक बार 2 से काटिए, ठीक है, और एक बार 3 से काट दीजिए, ठीक है, ये हो गया। तो लसापा आ गया हमारा कितना, जवाब हुआ सर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 3, 5 पचे 25 दूना 50, 50 का 3 से गुणा कितना आ जाएगा 150, ठीक है। तो ये 3 अंक का आ रहा है। अब मुझे वहां वाले तक पहुंचना है जितना ज्यादा, तो पहले ये देखें कि क्या अगर ये 150 की गुणक में ले लूं, जैसे 1.5 दूना 300, दूना सॉरी तीना 450 और एक बार और ले लूं तो 600, पहाड़ा पढ़ते जाऊं तो ये सभी संख्याएं भी क्या होंगी इससे कटेंगी 10 15 25 से। जो लसापा प्राप्त हुआ उस लसापा के गुणक भी इन संख्याओं से कटते हैं, तो मैं 150 से वहां भाग देकर देखूं कि क्या 9999 कटता है इससे, और नहीं कटता तो कितना गड़बड़ है, वो कितने अंकों से गड़बड़ है। तो 6 बार ले जाए, 15 छक्के 90, ठीक है, यहाँ 999, फिर 15 छक्के 90, ठीक है, यहाँ क्या आ गया
जवाब ये आ रहा है सर शेषफल 99 बच रहा है। अगर ये ना बचता तो ये कट जाता, ठीक है, ये अंक कट जाता अगर 99 शेष ना बचता। तो हमने कहा सर अगर 99 ना बचे इसका जुगाड़ कैसे, इसको घटा दो। तो उत्तर के लिए सबसे अच्छा हुआ 999 में से यही 99 माइनस कर दीजिए, 9990। ये 4 अंक का भी है और ऑब्वियस है यहाँ 9990 होता तो यहाँ 0 आता, ये 6 बार में पूर्ण रूप से इससे कट जाता। तो उत्तर हुआ 9990। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। दो शंकुओं की त्रिज्याओं और ऊंचाइयों में अनुपात, दो शंकु हैं उनकी त्रिज्याओं R1 R2 ले लेते हैं, में अनुपात 2:3। H1 और H2 में अनुपात बता रहा सर 9:4 है। कह रहा V1 और V2 में क्या अनुपात होगा, ये पूछ रहा है। तो देखिएगा जरा V1/V2, किसी भी शंकु का आयतन हमारा होता है 1/3 पाई R²H। मैं फिर यहां भी कहूंगा 1/3 पाई R²H। पर ये पहला शंकु है, यहाँ 1 1 लगा लें, ये जो दूसरा शंकु है यहाँ 2 2 लगा लें। ये सारी चीजें काट दें और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए। आइए देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं R1/R2 का क्या होल स्क्वायर और H1/H2। यहाँ जवाब हुआ सर R1/R2 की वैल्यू दिया है 2/3 का होल स्क्वायर, H1/H2 दिया 9/4। ठीक है, तो यह आ जाएगा 4/9 और ये 9/4 पूरे के तरीके से ये कट गए। आंसर हुआ 1:1। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आए और बढ़िया भी लगे आपको। अगला सवाल है, एक हमने शीट लिया, ठीक है, एक शीट लिया, आयताकार शीट है जिसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में जानकारी है कि इसकी लंबाई है 44, इसकी चौड़ाई है 22। इसे एक बार लंबाई की तरफ से मोड़ा, इधर से ध्यान से देखिए, ऐसे पकड़ा और फोल्ड कर दिया तो इतनी चौड़ाई मिलेगी हमको, ठीक है। और ये फोल्ड हुआ तो ऐसे राउंडिंग हो जाएगा, ठीक है। फिर से देख लीजिए, इसको हम ऐसे लपेट देंगे, ऐसे लपेट देंगे तो ये जो लपेटे ये वाला हिस्सा हमारा क्या है 44 और ऊंचाई तो आप देख ही रहे हैं। तो जवाब हुआ सर ये ऊंचाई आपकी आ रही है 22। इसको H1, इसको 2 पाई R बोलेंगे क्योंकि ये एक वृत्त की परिधि बना रहा है, ठीक है। चलिए इसको R1 कर लेते हैं, इधर आइए। फिर दूसरे केस में कहता है कि सर इधर से मोड़ दीजिए, इधर से इसको लाए और ऐसे फोल्ड कर दिए। अब जरा इसका डायग्राम फिर देखिए, इसको हमने ऐसे फोल्ड किया तो ये लंबे में से बन जाएगा। देखिए इसको लाया फोल्ड किया तो ये देखिए लपेटने के बाद कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब ये लपेटने पर हमारी जो लपेट आ रही है यही तो बन रहा है 22 वाला। ये जो लपेट है वो हमारा है 22 सेंटीमीटर, जिसे 2 पाई R2 लिख सकते हैं। और ये जो हिस्सा है देखिएगा यही चीज लपटाई है तो ये तो ऐसे का ऐसा रहा, तो ये हमारे लिए ऊंचाई हो जाएगा जो कि कितने के बराबर है 44 के। अब यहाँ सवाल उठता है सर आयतन निकालना है, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा इसका हिसाब किताब कर लें R1 और R2 का। तो 44 बराबर 2 गुणे 22/7 R1, तो ये 44 पूरा कटा, R1 बराबर क्या आ गया 7। यहाँ गए क्या सर जी, ये 22 है और बराबर 2 इंटू 22/7 R2, 22 से 22 कटा, यानी कि R2 बराबर 7 बटा क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब इनके आयतनों का अनुपात लेना है तो V1/V2, पहले स्थिति में क्या रहा हमारा पाई R1² बेलन का आयतन, दूसरा पाई R2² H2, ठीक है। अब बताइए जरा, ये पाई पाई कटा, R1 की वैल्यू है 7 का स्क्वायर, H1 कितना उसका 22, दूसरे केस में हमारा है 7/2 का होल स्क्वायर रेडियस, और ऊंचाई हमारी 44, तो 22 दूना 44, ऊपर आया हमारा 7 का स्क्वायर जिसको काट देगा, और 2 का स्क्वायर 4, ऊपर जाएगा 4/2, 2 दूना 4, आंसर हुआ सर 2:1, ठीक है। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, घन की 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल PQR हैं तो उसका आयतन क्या होगा, ठीक है। घन की 3 संलग्न फलकों के, आइए घन बना लेते हैं एक, ठीक, ये बन गया हमारा घन, घनाभ सॉरी, घनाभ के 3 फलक हैं हमारे, इस तरीके से हमने बना लिया। ये हमारा लंबाई, ये हमारा चौड़ाई, ये हमारा ऊंचाई। संलग्न फल का मतलब ध्यान दीजिएगा, एक ये हो गया हमारा जुड़ा हुआ सटे हुए, एक ये हो गया, एक सटा हुआ ये हो गया, ठीक है, और एक आपका इसी से सटा हुआ या इन दोनों से सटा हुआ पीछे वाला ये हो गया, ठीक है, जिसे हम बिंदी से दिखा देते हैं, ठीक है। तो अब जरा बताइए, ये भी एक आयत होगा जिसका एरिया हो जाएगा लंबाई गुणे
चौड़ाई, इसे कह रहा है ये P से दर्शा लो। इधर देख लो जरा, यहाँ लंबाई का काम B और चौड़ाई का काम H, तो BH होगा जिसे Q से दर्शा लो। ये वाला भाग जो है इसमें लंबाई L ऊंचाई H, तो यहाँ LH लिख लो, सॉरी LH लिख लें और इसको क्या बताया गया R मान लो। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा हिसाब P, Q और R का। अब जरा ध्यान से एक बार देख लें, P बराबर हमारा LB, Q बराबर हमारा है BH और R बराबर है LH। अब अगर मैं 1, 2, 3 को ध्यान दूं तो आपको याद जरूर आएगा कि हमारा आयतन होता है LBH। ठीक है, यहाँ देखिए L है, यहाँ भी L है, यहाँ B है, यहाँ भी B है, यहाँ H है, यहाँ भी H है। अगर इनका साइड बाई साइड मल्टीप्लाई कर दें तो PQR हमारा आएगा सभी का गुणा, LB, BH और LH। ठीक, तो अब हो गया PQR बराबर, जवाब हुआ सर LL का गुणा L स्क्वायर, BB का B स्क्वायर, HH का H स्क्वायर। सामूहिक रूप से इसको लिखा जा सकता है इस पर होल स्क्वायर। अब ये हमारे लिए किसी भी घनाभ या घनाभ का क्या है, आयतन है, तो V स्क्वायर बराबर PQR, इसीलिए हम कह सकते हैं V बराबर अंडर रूट PQR। तो उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको क्लियरली समझ में आ गया हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस सेट में हम मित्रों लगभग 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अगले यहाँ पर मैं थोड़ा कम कर देता हूँ क्योंकि इस समय कुछ टाइमिंग का अभाव है। 20 सवाल इसमें कर लेते हैं, शाम वाले जो वीडियो अपलोड होगा वहां 30 कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, 5 सेंटीमीटर भुजा का एक घन एक आयताकार टैंक में रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे कुछ टैंक वैंक है, उसके अंदर एक घन रखा हुआ है। ठीक है, अभी देखते हैं, पहले इसको बना लिया जाए पूरा। यहां पर देखिएगा एक घन है हमारे पास इस तरीके से। ठीक है, और इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है आयताकार टैंक की वो 25 सेंटीमीटर लंबा है और ये 18 सेंटीमीटर क्या है, चौड़ा है। इस घन की सभी भुजाएं 5-5 की हैं। फिलहाल मैं ये 5 बना लेता हूं जो मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब इसमें कहता है कि इसमें पहले से कुछ पानी है। ठीक है, कहता है 5 सेंटीमीटर भुजा का एक घन आयताकार टैंक जिसका माप 25x18 में रखा गया है और उसमें 3 सेंटीमीटर गहराई तक पानी है। तो इसमें पानी भी है, कितने ऊंचाई तक पानी है ये, तो ध्यान दीजिएगा ये हमें 3 सेंटीमीटर तक मिल रहा है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से डायग्राम देखेंगे तो मुझे जो बनाना मैंने बना दिया, यहां से यहां तक कितना है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास डुबोने के लिए कितना बचा है, जवाब हुआ ये ऊपर का 2 सेंटीमीटर, लेकिन वो 2 सेंटीमीटर के लिए कितना पानी डालना पड़ेगा यही पूछा गया है। तो जवाब हुआ सर केवल 2 मत देखिए, क्योंकि हम डालेंगे तो पूरे टैंक में डालेंगे, तो पूरा टैंक क्या करेगा, इसे जब तक पूरा ऐसे ढक नहीं लेगा, ऐसे देखिएगा इस तरीके से कवर्ड नहीं हो जाएगा, तब तक हमारा ये पोर्शन देखिएगा ये वाला। ठीक, अच्छे से, ये भी एक घनाभ है, साबुन जैसा आपको डिजाइन दिख रहा होगा, जिसमें लंबाई आपकी 25, चौड़ाई आपकी 18, ठीक है, और ऊंचाई आपकी 2 सेंटीमीटर नजर आई होगी। तो आप कहेंगे सर जी पानी, आवश्यक पानी क्या हो जाएगा घनाभ के रूप में, 25 गुणे 18 गुणे 2, 25 दूना 50, ठीक है, गुणे 18, 18 पचे 90, आप 900 सेंटीमीटर क्यूब बोलेंगे। पर ध्यान दीजिएगा इसमें ये जो इतना टुकड़ा है, ये भाग, ये जो 2 सेंटीमीटर वाला भाग है जिसकी लंबाई 5 चौड़ाई 5 लेकिन ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर है, वो पानी में डूबा तो है लेकिन इसके अंदर पानी नहीं है, इसके अंदर घुसकर पानी नहीं भरा हुआ। तो इसने जो जगह छकाया है उतना पानी हमें नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए। कितना नहीं चाहिए, तो जवाब है फिर देखिए, लंबाई 5 चौड़ाई 5 ऊंचाई 2, तो 5 गुणे 5 गुणे 2, 25 दूना 50, इतना नहीं चाहिए। तो हम क्या देंगे सर, 900 में से 50 कम कर लो इसके नाते, यानी कि आंसर हो गया हमारा 850 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अगला सवाल हमारा इस तरीके से है, समान ऊंचाई के अर्धगोले बेलन शंकु में क्या अनुपात होगा, ऊंचाई और आधार के, सॉरी ऊंचाई और आधार के अर्धगोला। देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सेम हाइट का एक बेलन और फिर कहता है उसके बगल में एक शंकु है। काफी कॉमन सवाल है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। उनका आधार और त्रिज्याएं, मतलब उनका आधार मतलब त्रिज्या से होगा, ये जो नीचे वाला भाग है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा जरा,
ये जो नीचे वाला भाग है ये थोड़ा मैंने बड़ा बना दिया है, लेकिन समझिएगा ये r है, ये भी क्या होगा r, ये भी क्या होगा r, और इसकी जो ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई है इन सबकी, ये भी कह रहा बराबर है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा जरा, अभी अपने आप क्लियर हो जाएगा। सबको h मान लिया। अब ये बताओ, ये r है तो ये भी तो r ही होगा, ये पूरा r ही तो होगा, तो यानी कि इनडायरेक्ट में h बराबर r है, और ये r हुआ तो सबके सब r हो जाएंगे क्योंकि सब बराबर है। अब इनके आयतनों का अनुपात लेना है, तो बताइए जरा, गोले का अर्धगोले का 2/3 पाई r क्यूब होता है, इसका कितना होता है बेलन का, तो जवाब है सर पाई r स्क्वायर h होता है, और शंकु का 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो बोलिए जरा, 2/पाई पाई पाई तो पहले कैंसिल ही कर लीजिए। अब बोलिए 2/3, यहाँ पर हो गया r क्यूब है, तो यहाँ भी r स्क्वायर काट लीजिए, ये r हुआ। फिर यहाँ पर h है, h की वैल्यू r के बराबर है, तो यहाँ r आ जाएगा, यहाँ 1/3, h की जगह r/3 लगा देंगे, हर जगह से r r r हम क्या करें, काट लें। अब ये बटे में 3 मजा नहीं देता, अनुपात जब भी क्लियर करना हो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हर जगह। ठीक है, ये कट गया, ये वाला कट गया, आंसर आ गया 2:3:1, यानी कि एक अर्धगोले, एक बेलन और एक शंकु जिनके आधार और ऊंचाइयां समान हो, उनके बीच का अनुपात कितना आएगा, 2:3:1। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ। ये क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ इस तरीके से हमारे पास, ये हमारे पास एक अर्धवृत्त, और यहां से हमने इसको लिंक किया हुआ है। ये टोटल दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ पर दे बोल रहा है 7 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियस है ये भी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जवाब है सर जब ये पूरा 14 तो साथ ही तो होगा, तो इनडायरेक्ट हेल्प है, ये 7 सेंटीमीटर ये भी है। ठीक है, अब कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ऐसे रंगा हुआ था, पॉलिटेक्निक में आया हुआ सवाल भी है ये। ठीक है, पूछ रहे इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप देखिएगा एक तो आपका ये बड़ा अर्धवृत्त हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा सवाल में, ये आपका एक तो बड़ा अर्धवृत्त हो जाएगा। ठीक है, जिसका क्या हो जाएगा जवाब, कहेंगे सर जी पाई r स्क्वायर पूरे वृत्त का होता है, तो 1/2 पाई, r का मतलब ये पूरा व्यास दिखा रहा है। ठीक है, तो 2 सते 14, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई 7 का स्क्वायर। इसकी बात कर लें तो कहेंगे सर जी इसका ये व्यास दर्शा रहा है 2r1 बराबर 7, ऐसे यहाँ भी कह सकते हैं 2r2, ये पूरा व्यास ही है इसका, बराबर 7, तो r1 बराबर 7/2 और r2 भी कितना है 7/2, तो इसका भी कितना आ जाएगा 1/2 पाई r1 स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/2 पाई r2 स्क्वायर, यानी कि कुल क्षेत्रफल सभी को जोड़ लिया जाए, क्या हो जाएगा पाई/2 सभी में कॉमन, पहले में 7 का स्क्वायर, दूसरे में 7 का स्क्वायर बटा 4, फिर 7 का स्क्वायर बटे 4, देख रहे हैं ना, 7 का स्क्वायर बटे 4, 7 का स्क्वायर बटे 4, तो पाई/2, 7 का स्क्वायर भी कॉमन ले लीजिए, यहाँ लसा पर 4 आ जाएगा, 4 1 धन 1, यानी कि हो जाएगा हमारा 7 का वर्ग 49 पाई बटा 2, और यहाँ 4 2 6/4, तो 2 तिहाई 6, ये 4 से 4 कट गया, आंसर 9 त्रिक 27 पाई। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आगे आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी पर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये भी अगला क्वेश्चन भी हमारा क्षेत्रफल से ही जुड़ा हुआ है और बहुत बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। सवाल इस तरीके से है कि हमारे पास एक बाग है जिसकी लंबाई है 60 सेंटीमीटर, ठीक है, और चौड़ाई कितनी है हमारे पास 40 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी है 40 सेंटीमीटर। इसके बीचों बीच इधर से भी और इधर से भी एक 2 मीटर का रास्ता बनाया गया, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो आइए जरा देख लें, अगर मैं बीचों बीच से ऐसे खींच दूं तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा ये पूछा है, और इसकी चौड़ाई कितनी रखी गई है 2 मीटर। पहले इस रास्ते पर गौर करिएगा, तो ये रास्ता आपको साफ दिखेगा, सर जी ये 2 चौड़ा है और 40 लंबा है, तो अगर मैं इस भाग का क्षेत्रफल पहले निकाल लूं इधर से वाले रास्ते का, तो जवाब होगा सर जी मुजबानी हो गया 2 × 40, यानी कि कितना आ गया 80, सॉरी ये सब मीटर में है, 80 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 80 मीटर स्क्वायर। अब इधर से भी रास्ता बनाना था हमको, हमने इधर से भी खींच दिया ऐसे रास्ता। ठीक, अब ये बताइए ये कितना है 2 मीटर। ठीक है, पूछू ये कितना है, तो कहेंगे सर जी ये 60 मीटर तो होगा वहीं ऊपर वाला। ठीक है, तो अब पूछू सर जी इस रास्ते की चौड़ाई, इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर यहाँ पर जो आपकी लंबाई है 60, चौड़ाई 2,
तो 60 गुणे 2 यानी कि 120 हो गया। ठीक है, तो अब यहां पर अगर मैं पूछूं कि सर जी कुल क्षेत्रफल, तो आप झटके में बोल देंगे कि सर 120 धन 80 दोनों मिला देने पर 200, पर ये रॉन्ग अभी आ रहा है क्योंकि आंसर आपका मैच नहीं करेगा। आपने ध्यान दिया, ये रास्ता हमने 2 बार गिन लिया है, एक बार इस वाले में भी, एक बार इस वाले में। काउंटिंग एक ही बार चाहिए, यानी कि इसको एक बार निकालना पड़ेगा। एक बार निकालो, ध्यान दो, एक बार निकालो। शेडिंग कै बार है? 2 बार, एक बार इधर से, एक बार इधर से, तो कोई भी एक शेडिंग गायब करनी होगी। तो बताइए ये लंबाई इसकी कितनी है? 2 मीटर। चौड़ाई कितनी है? इधर से देख लीजिए, 2 मीटर, तो यानी कि ये हो गया आपका 2 गुणे 2 यानी कि 4 मीटर स्क्वायर। तो इसी में से 4 मीटर स्क्वायर माइनस कर दें, हमें रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल, इसी में से 4 मीटर स्क्वायर घटा दीजिए, आंसर आ गया 196 मीटर स्क्वायर, 196 मीटर स्क्वायर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 3 वृत्त एक दूसरे को बाहता स्पर्श कर रहे हैं। 3 वृत्त एक दूसरे को बाहता स्पर्श कर रहे हैं, अगला सवाल है। तो चलिए पहले 3 वृत्त बना लिया जाए जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बाहता स्पर्श कर रहे हैं, इस तरीके से। ठीक, अब इनका केंद्र कुछ नाम दे दिया जाए, इस तरीके से P, Q और R। ठीक है, कहता है उनके केंद्रों के बीच की दूरी, पहले से दूसरे के, दूसरे से तीसरे से, तीसरे का पहले से, जो दूरी है वो क्रमशः दिया गया हमको 7, 9, 8, यानी कि ये 7 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कहता है उनकी अलग अलग त्रिज्याओं का मान क्या होगा। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा कि क्या होगा यहाँ पर। तो कहेंगे मान लेते हैं पहले की त्रिज्या, इसकी क्या मान लेते हैं? R1, तो इतना R1 हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा। उसमें अगर R2 मान लेते हैं तो ये R2, और यहां तक भी आपका क्या होगा? R2 ही होगा। ये तीसरे की त्रिज्या अगर हमने R3 मान ली तो ये R3, और ये हमारा भी क्या हो जाएगा? R3। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, आपको खुद पता चलेगा। R1 R2 को जोड़ने पर हमें 7 सेंटीमीटर नजर आ रहा है, R2 R3 को जोड़ने पर हमें नजर आ रहा है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और तीसरा वाला देख लीजिए जरा, R3 और R1 को अगर आपने मिला दिया तो आंसर आ रहा है सर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इन तीनों को जोड़ दें तो R1 R1 2 बार, R2 R2 2 बार, R3 R3 2 बार, 2 R1 R2 R3 बराबर 9 8 17, 17 में 7 जोड़ दीजिए 24, 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा? 12। अब आप आराम से देख सकते हैं R1 R2 R3 बराबर क्या है हमारा? 12। इसमें से अगर हम पहला इक्वेशन घटा दें, ठीक है, और एक बार R1 R2 R3 बराबर 12 में से दूसरा इक्वेशन घटा दें यानी कि 9, और एक बार हम R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर 12 से क्या कर दें? तीसरा इक्वेशन घटा दें, तो हम क्या पाएंगे? जवाब होगा सर, बहुत ही सिंपल सी चीज है, आप बहुत कुछ पाएंगे। इधर देखिए, R1 R2 कटेगा, R3 बराबर 12 में से 7 गया, कितना आ जाएगा? 5। इधर देखिए R2 R3 कटेगा, R1 बराबर 12 में से 9 गया 3, R1 R3 और R1 कट जाएगा, हमारा R2 बराबर क्या आ जाएगा? 4। तो R3 5, R1 3 और R2 4 सेंटीमीटर के बराबर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक वृत्त है जिसको बाहर से एक चतुर्भुज स्पर्श कर रहा है, उसकी सभी भुजाएं स्पर्श कर रही हैं, ऐसे डायग्राम दिया। ठीक, इस तरीके से नाम दिया ABCD। क्वेश्चन है तो AB प्लस CD क्या आएगा? जरा ध्यान से सुन लीजिएगा नोट्स पहले। अगर हम किसी बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्शी खींचते हैं तो ये जो स्पर्शी की लंबाई है बराबर होती है। अगर मैं बोलूं PAB है ये, तो जवाब हुआ सर PA बराबर क्या होता है? PB होता है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करेंगे। हमें AB और CD चाहिए। आप देखिए यहाँ पर बीच में नाम दे दीजिए EF। ठीक है, यहाँ से शुरू करिए EFGH। ठीक है, तो चलिए अब बताइए जरा, अगर मैं बोलूं AB तो आप कहेंगे सर जी AB 2 पार्ट में है, AH प्लस HB। चलेगा? AH प्लस HB। ठीक है, अब रुकेंगे और कहेंगे सर A से हमने 2 स्पर्शियां खींची, एक इधर और एक इधर, यानी कि हम कह सकते हैं ये दोनों आपस में बराबर हैं, यानी कि AH बराबर AE, AH बराबर AE। ठीक है, तो हम AH को चाहें तो रिप्लेस कर सकते हैं किससे? AE से। फिर चलिए HB के पास आते हैं। अब यहाँ पर B है, B से उधर एक स्पर्श, एक इधर, तो ये और ये देखिए दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर, यानी कि हम कह सकते हैं BH
बराबर बीजी। तो यहाँ देखिए हमारे एच बी या बी एच की जगह लेने बीजी आ जाएगा। आगे चलते हैं, सी डी हमको दिया हुआ है डायग्राम में। देखिए सी डी क्या लिखा जा सकता है, सी एफ प्लस एफ डी या डी एफ जो भी कह लीजिए। और फिर आए सर जी यहाँ देखिए सी से 2 खींचा गया इस पर, से एक इधर एक इधर, तो 1 2 3 1 2 3। आप आराम से लाइनिंग से समझ सकते हैं किसकी बात हो रही है, सी जी और सी एफ। तो हम कह सकते हैं सर सी जी बराबर सी एफ, यानी कि सी एफ को हम सी जी से रिप्लेस कर सकते हैं। अगला आते हैं डी एफ के पास। अब देखिए यहां से भी आपका एक इस पर सी खींचा गया है और इसी डी से इधर भी खींचा गया, तो इन दोनों की भी लेंथ क्या होगी, बराबर, यानी कि डी एफ बराबर डी ई। तो इसको हमने रिप्लेस किया डी ई से। अब हमें ए बी और सी डी को क्या करना था, जोड़ना था। ए बी और सी डी को हमने जोड़ दिया। अब ये हट गया, ये हट गया, इसके जगह क्या है ए ई, वहां है बीजी, ठीक है। यहाँ पर क्या है सी जी और डी। जो जी जी वाले हैं एक साथ, ई वाले एक साथ, जरा देखिए ए ई में डी जुड़ गया। आइए देखें, ए ई में डी ई जुड़ गया, ए ई और डी मिल गया तो पूरा क्या बन जाएगा हमारा, जवाब हुआ सर ए डी। और बीजी और सी जी जुड़ गया, ठीक है। चलिए बीजी और सी जी जुड़ गया, क्या बन जाएगा, तो जवाब होगा सर बी सी। तो हमारा आंसर है ए डी प्लस बीसी, यानी कि ए बी सी डी का योग बीसी और एडी के योग के बराबर आ जाएगा। चलिए इस सेट में मैंने अपने जान बहुत सारे ऑफबीट क्वेश्चन रखे हैं जो जनरली हमारे पॉलिटेक्निक एग्जाम में आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वृत्त दिया गया, एक चक्रीय चतुर्भुज दिया गया, यहां का एंगल 105 डिग्री दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक ही नोट्स है सिंपल सा, कि अगर चक्रीय चतुर्भुज है आपका, तो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग, अगर इसे एक्स वाई बोले तो एक्स प्लस वाई बराबर 180, और इसको जेड बोल लें, इसको पी बोल लें, तो पी और जेड का सम कितना होता है 180। ये खासियत होती है हमारा किसी चक्रीय चतुर्भुज की, कि आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। तो अब यहाँ पर ध्यान देख सकते हैं, ये तो आपका 105 है, मैं इसे बाई चांस x मान लूं, हमसे ये पूछा गया कि ये कितना होगा, ठीक है। तो हमने कहा सर मान लीजिए x है, तो ये तो सीधी रेखा आपको दिख रही होगी। सीधी रेखा की स्थिति में x और 105 का सम 180 आता है, ये हर कोई जानता है। तो 105 वहां जाएगा, कितना आ जाएगा 75, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा x 75 है। और चूंकि चक्रीय चतुर्भुज है तो आमने सामने के कोणों का योग यानी कि x प्लस वाई भी 180 आएगा, इसलिए y बराबर 180 माइनस एक्स, यानी कि 180 माइनस 75, वापस हमें कितना मिल गया 105 डिग्री, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ सारे सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे। अगला सवाल हमारा है, कोई मीनार है जो 20 मीटर ऊंचा है। एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है 20 मीटर है। ये मीनार है 20 मीटर ऊंचा है। इसके दो विपरीत बिंदुओं से, विपरीत का मतलब एक उधर होगा तो एक इधर होगा, दो विपरीत बिंदुओं से इसे देखा जा रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पॉइंट ए मान लिया, उधर पॉइंट बी मान लिया, इसे पी और क्यू का नाम दे दिया, ठीक है। तो कहता है एक से उन्नयन कोण इस मीनार का 30 आता है, एक से आपका 45 आता है, तो हमने ले लिया, ठीक। चलिए ये 30 डिग्री ही मान लेते हैं, उधर वाला क्या मान लेते हैं 45, ठीक है। अब कहता है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यानी कि ए बी की वैल्यू क्या होगी। आसान सवाल है। आप इस पोर्शन में आइए, कहिए सर त्रिभुज ए पी क्यू में हमें अगर ए बी तक पहुंचना है तो हमारे पास एक जुगाड़ ये है कि हम ए पी और पी बी को जोड़ दें। अगर हम ए पी और पी बी को जोड़ देंगे तो हमें आराम से आंसर मिल जाएगा। तो देखिए त्रिभुज ए पी क्यू में हमें ए पी की गुंजाइश है, हम कह सकते हैं यहाँ पर tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार यानी कि 20 बटा एपी, तो हम कह सकते हैं एपी बराबर, या पहले tan 30 का मान 1/√3 20 बटा एपी, क्रॉस गुणा कर दिया, कहेंगे सर जी एपी बराबर 20/√3, इक्वेशन नंबर 1। चलिए अगले त्रिभुज की तरफ चलते हैं। ये वाला त्रिभुज बी पी क्यू में हम कहेंगे फिर सर यहाँ tan 45 है, tan 45 बराबर लंब बटा आधार 20 बटा बीपी, तो फिर कहेंगे सर जी जगह बदलिए, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है मित्रों 1, तो ये आ जाएगा बीपी बराबर क्या हो जाएगा 20, तो ये हो गया 2। अब उत्तर हुआ हमें निकालना है ए बी, तो जवाब हुआ एपी प्लस पीबी, तो ये हो गया 20/√3 और 20 कॉमन, √3 प्लस 1 आगे क्या आ गया मीटर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मित्रों, बहुत ही
अच्छे क्वेश्चंस को छांट छांट कर रखा गया। और ये देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल, ठीक है, बहुत ही लाजवाब सवाल, क्वेश्चन नंबर 16। कॉज स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर ए प्लस 120 और फिर कॉज स्क्वायर ए माइनस 120 की वैल्यू क्या आएगी। अब आपको यहाँ बता देना बड़ा जरूरी है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 कॉज स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसके अलावा भी एक जानते रहिए, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रहेगा तो मेरे लिए दर्द है, अगर स्क्वायर के बिना हो गया एक घात का तो आसान। तो उधर से इधर देखिए जरा, देखिए कॉज स्क्वायर थीटा बराबर, केवल इतना मैं पूछ रहा हूँ कितना होगा, तो होगा सर जी 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब यहाँ से उठाइए जरा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई क्या होगा सर, 2 होगा। बोलिए अगला वाला, इसे पूरा आप थीटा ऐसे बड़ा सा देखिए तो कहेंगे सर जी ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 और थीटा का काम तो इस बार कौन कर रहा है, तो a प्लस 120 और बाई 2। ऐसे क्या है सर जी, तीसरे वाले में कहेंगे सर जी ये थीटा है आपका, सेम वही आ गया, कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा का मतलब a माइनस 120 डिवाइडेड बाई 2। सभी के लसापा 2 आ रहे हैं, इकट्ठे 2 लिख दीजिए, एक 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 मिलकर 3 हो गया, ये कॉज 2 थीटा, अगला कॉस 2a प्लस 2 दूना 12 दूना 24 240 और फिर प्लस कॉस 2a प्लस 12 दूना 24 सॉरी माइनस 240। अब ऊपर आपके पास फॉर्मूला आ गया है 3 प्लस कॉस 2 थीटा, वहां ध्यान दीजिए जरा, कॉस a प्लस बी क्या होता है, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, ठीक है। फिर उसी तरीके से कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, ठीक है। अपॉन में हमने क्या लगा दिया 2। अब देख सकते हैं ये आपका माइनस है तो इसमें प्लस होता है, प्लस वाले में माइनस होता है, ठीक है। चलिए अब बताइए जरा, ये हिस्सा और ये हिस्सा क्या हुआ, कट गया। अब हमारे पास क्या आ गया, तो जवाब हुआ सर बहुत ही सिंपल है, जो आया वो बहुत ही आसान है। वो क्या है सर जी, यहाँ पर आ गया 3 धन cos 2 थीटा, और ये कितनी बार है, तो कहेंगे 2 बार, तो 2 टाइम्स cos 2 ए भी कहना गलत था, देखिए गलती से यहाँ पर ये लिखा गया, थीटा है ये सब, ठीक। तो ये हो गया आपका cos 2 थीटा और cos 240 डिग्री डिवाइडेड बाई क्या 2। अब आप ये बताइए cos 240 कितना होता है, तो जवाब होगा 240 को लिख सकते हैं हम cos 180 प्लस 60, जिससे आ जाएगा माइनस cos 60 और cos 60 की वैल्यू 1/2। तो अगर हम यहाँ पर रख दें तो 3 प्लस cos 2 थीटा 2 cos 2 थीटा इंटू माइनस 1/2। अब ये 2 से 2 कटा, नीचे 2 है, देखिए ये भी माइनस cos 2 थीटा, ये भी cos 2 थीटा कट जाएगा, तो आंसर सिर्फ हमारा कितना आ रहा है 3/2, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, रुक करते हैं सवाल संख्या 17 की तरफ। 17वां सवाल हमारा दिया है, काफी मजेदार क्वेश्चन है। ये बताइए, यदि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ग्रेटर देन 1 तब कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होगा, ठीक है। इसको लगाने से पहले मैं बोल दूं कि अगर कोई संख्या, ठीक है, संख्या एक से छोटी, एक से बड़ी, एक से बड़ी, तो उसका व्युत्क्रम, तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा जरा बताइए, आउटपुट, तो उसका व्युत्क्रम एक से छोटा होगा। यहाँ पर गौर करिएगा, ये वैल्यू हमारी क्या है, एक से बड़ी है। अब अगर इसका उल्टा मिल गया तो एक से छोटा, इसके जैसा ही मिल गया तो ए ग्रेटर देन 1 एंड सो ऑन। अब हम यहाँ पर ये सोचें कि सर जी कोसेक प्लस कॉट और कोसेक माइनस कॉट में क्या संबंध है, तो आपको याद जरूर आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो वहां से हमें थोड़ा सा लिंक दिख रहा है और हम यही लिंक का प्रयोग करेंगे। हमारा संबंध दिया था कि कोसेक प्लस कॉट का मान जो जोड़ने पर है वो एक से बड़ा आ रहा, तो हमने ऊपर भी कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का और नीचे भी कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको उधर भेज दीजिए, ग्रेटर देन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है, ये 1 आ जाएगा। और अब आप जवाब खुद पा गए हैं कि कोसेक माइनस कॉट का मान छोटा है किससे, 1 से, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज मैंने बहुत ही सिलेक्टिव प्रॉब्लम रखा, अभी तक का जो जितने भी सेट बने उनसे सबसे हट कर ये सेट है, और अपने जान प्रयास किया कि आपको इसमें बहुत कुछ मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है -tan थीटा
कॉट 90 माइनस थीटा प्लस सेक थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर 15 बटे में tan 20 tan 40 tan 45 tan 50 tan 70। अब थोड़ा सा जागरूक हो जाइए, वहीं से सवाल निपटाते चले। इधर देखिए जरा, ये हमारा साइन स्क्वायर लिखा हुआ है 75। हम अगर यहाँ 15 वाले पर देखें तो इसे 90 माइनस 75 लिख सकते हैं, ये भी एंगल 75 में तब बदल जाएगा। दूसरा 45 की वैल्यू 1 होती है और 50 को हम लिख सकते हैं, फिर मैं कहूंगा 90 माइनस 40। ये देखिए दिख रहा है 40। इधर देखिए जरा 70 है, इधर 20 है। मैंने आपको पहले वीडियो में शायद बताया था कि आप जनरली देखा करिए 90 कहीं आ रहा कि नहीं जोड़ने पर, तो वो दोनों एक दूसरे पर, उसमें से किसी एक पर 90 लगा लिया करिए। तो यहाँ देखिए 90 माइनस 20 लिखा जा सकता है, यहाँ देखिए 20, यहाँ देखिए 20। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। tan थीटा कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा। फिर आगे बढ़े sec थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है sec थीटा। फिर आगे बढ़े साइन स्क्वायर 75 और साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है स्क्वायर लगने के नाते कॉस स्क्वायर 75। फिर नीचे आ गए, हमने कहा सर जी ये tan 20 है, tan 40 है, ये 1 है, और ये tan 90 माइनस 40 cot 40, फिर cot 20। ठीक है, अब बताइए जरा ये tan और tan मिलकर क्या हो जाएगा। जवाब होगा सर माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये sec और sec मिलकर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। तो ये संबंध बना sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है 1। ठीक है, अब उधर बनते आगे बढ़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा, ये भी क्या होगा 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा का फॉर्मेट बन रहा है। नीचे आते हैं tan 20 tan 40, उधर देखिए cot लिखा है, cot 40 को 1 बाई tan 40 और cot 20 को 1 बाई tan 20 लिख सकते हैं। ये सब क्या हुआ आपका कट गया, आंसर 2/1 यानी कि 2 आ गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मित्रों, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा करने हैं, हम यहाँ विराम नहीं लगा सकते बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा। तब कहता है सर cos थीटा माइनस साइन थीटा क्या होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर मेन बात यह है कि हमें cos माइनस साइन चाहिए, यहाँ प्लस दिया है। ठीक है, तो हम वो ना सोचकर बल्कि वर्ग सोचें। अगर वर्ग हो तो इसका a प्लस बी का वर्ग a माइनस बी का वर्ग, ऐसा थोड़ा थिंक करें तो बात समझ में आएगी। जैसे समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, cos थीटा माइनस साइन थीटा का अगर वर्ग हमें पता चल जाए कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा। अब जरा ध्यान दीजिए, ये पूरा क्या हो जाएगा 1 आ गया 2 साइन थीटा cos थीटा। अगर ये वैल्यू मुझे मिल जाती तो यहाँ से स्क्वायर हटा देते, अंडर रूट लग जाता, हमारा आंसर आ जाता। तो ये हेल्प हमारी ये करेगा, हम इसका वर्ग कर लें। ठीक है, इसमें भी तो यही आता है 2 साइन थीटा cos थीटा आएगा ना, किसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर में। तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 cos थीटा साइन थीटा, आगे 2 cos स्क्वायर थीटा। देखिए आपको दिखने लगा, ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई, ये 1, इसे उधर भेज देंगे। जवाब है सर 2 cos थीटा साइन थीटा की वैल्यू आ रही है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए मेरा काम बन गया। मुझे यही नहीं पता था इसका मान कितना है, तो ये मान वहां से ले आए, यहां पर रख देंगे, हमारा काम बना। 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बताइए जरा क्या हो जाएगा हमारा। जवाब होगा सर cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये अंदर गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 1 2 2 कॉमन, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा। तो जवाब हुआ सर cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा √2 और साइन थीटा। तो आंसर आ चुका है कि cos थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू √2 साइन थीटा। ठीक है, चलिए अंतिम क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास दो समरूप त्रिभुज हैं और उनके परिमाप दिए हैं। परिमाप क्रमशः क्या क्या है हमारे पास, 84 तथा 24 सेंटीमीटर। कहता है उनके संगत भुजा का अनुपात क्या होगा। संगत भुजा का अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, अनुपात बराबर क्या होगा। ठीक है, चलिए सवाल पर आते हैं। हम एक त्रिभुज बना लेते हैं थोड़ा समझाने के लिए। हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी, ये समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। समरूप होने पर संगत भुजाओं के अनुपात ए बी अपॉन डी, दूसरा ए सी अपॉन डी एफ
और BC अपॉन EF, इनके अनुपात भी आपस में क्या आएंगे, बराबर। अब यहाँ पर सीधी बात ये है कि अंश 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 सब ले लीजिए और कहिए सर अगर इन सभी को अंश में जोड़ दिया जाए, ठीक है, और इसके भी हर को एक साथ जोड़ दिया जाए तो जवाब है सर DE DF और EF, ये हो जाएगा। तो आपके मान में कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर त्रिभुज के तीनों साइड्स आपने जोड़ लिए हैं तो ऑब्वियस है ये पहले का परिमाप है, पहले का परिमाप, और ये क्या है, जवाब है सर दूसरे का परिमाप। सही है, पहले का परिमाप 84, दूसरे का 24। काट दीजिए आराम से, काटिए इसको, 12 सत्ते 84, 12 दूना 24, आंसर है 7:2, क्योंकि इधर भुजाओं का अनुपात है, उधर आपका परिमापों का अनुपात लेते ही भुजाओं का भी अनुपात हमको प्राप्त हो जा रहा है। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये सेट 20 क्वेश्चन जो हमने अभी पहले अपलोड किए हैं वो आपको बहुत पसंद आए। आगे अभी भी 30 सवाल आने बाकी हैं जो हम शाम तक अपलोड करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपकी तैयारियों के लिए बेस्ट ऑफ लक।